द 100 सीजन 4 एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऑक्टेविया घोड़े पर बैठ के जंगल की ओर बढ़ती चली जा रही है। अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट होती है और वो घोड़े से उतरकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी उसे इलियान जंगल की ओर से आता हुआ दिखाई देता है। इलियान ऑक्टेविया के घोड़े को अकेला देखकर उसकी ओर बढ़ता है। तभी ऑक्टेविया उसके ऊपर जंप करके उसके गले पर एक चाकू रख देती है। इलियान उसे कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है क्योंकि ऑक्टेविया ने उसकी जान बचाई थी। उसी वक्त बहुत जोरों से बिजली कड़कती है और बारिश गिरना शुरू हो जाती है। इलियान को ये बारिश बहुत अजीब लगती है, जबकि ऑक्टेविया को पता है कि ये ब्लैक रेन है जो कि रेडिएशन के आने की शुरुआत है। ऑक्टेविया इलियान को घोड़े पर बैठने के लिए कहती है और वो दोनों उस पर बैठकर वहाँ से आगे चले जाते हैं। आर्केडिया में भी ब्लैक रेन जोरों से शुरू हो चुकी है। केन बेलेमी को अंदर बुलाता है। पूरे आर्केडिया में अलार्म का बजना शुरू हो जाता है, जिसका इंडिकेशन है कि सब लोग अंदर आ जाएं। सब लोग भागते हैं, तब हार्पर एक आर्कवासी से टकरा जाती है और वो आर्कवासी वहीं गिर जाता है। बेलेमी उसे गिरते हुए अंदर से देखता है और उसे बचाने के लिए बाहर आता है। केन उसे जाने के लिए मना करता है, फिर भी बेलेमी किसी तरह से उस आर्कवासी को अंदर लेकर आ जाता है। अंदर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। सभी लोग वहाँ मौजूद पानी से रेन वाटर को धोने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका शरीर रेडिएशन के इफेक्ट से बच जाए। बेलेमी जिस आर्कवासी को अंदर लेकर आया है, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होती जाती है और वो देखते देखते मर जाता है। जंगलों में ऑक्टेविया और इलियान एक साथ हैं। उन दोनों को छिपने की जगह मिल चुकी है। ऑक्टेविया और इलियान दोनों ही फ्रेश वाटर से अब रेन वाटर को धोते हैं। ऑक्टेविया इलियान को फायर जलाने के लिए कहती है। बेका की लैब में क्लार्क एबी के पास पहुंच चुकी है। वो दोनों हाइड्राजीन के बारे में बात करते हैं। अब उनके पास उतना ही हाइड्राजीन है और उससे ही वे लोग कुछ कर सकते हैं। एबी क्लार्क को रेवन की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताती है। वो एक माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड को देखती है जिसमें लूना का बोन मैरो है। एबी क्लार्क को बताती है कि लूना का बोन मैरो यूज करके ये लोग नाइट ब्लड बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक आदमी टेस्टिंग के लिए चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। इमोरी बाहर खड़ी हुई उन दोनों की ये बातें सुन लेती है। आर्केडिया में हार्पर केन के पास आती है और अपने आप को उस आदमी की मौत का जिम्मेदार मानती है, क्योंकि उसी से टकराकर वो आदमी नीचे गिर पड़ा था। बेलेमी केन से बात करके ऑक्टेविया को खोजने के लिए जंगलों में जाना चाहता है, लेकिन केन बाहर जाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि बेलेमी का रेन कोट फटा हुआ है, जिससे एसिड रेन के अंदर जाने की पूरी संभावना है। केन के मना करने के बावजूद भी बेलेमी ऑक्टेविया को ढूंढने के लिए रोवर लेकर बाहर चला जाता है। इधर क्लार्क और एमोरी ब्लैक रेन के बारे में बात करते हैं। एमोरी क्लार्क को बताती है कि वो बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि सभी चीजें गलत होती जा रही है। वो दोनों बेका के मेंशन में पहुंच चुके हैं, जहां पर मॉर्फी बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा है। वो साथ साथ खाना भी पका रहा है। क्लार्क वहां जाकर रिलैक्स होने के लिए शावर लेने के लिए चली जाती है। इमोरी मॉर्फी को बताती है कि वो लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे। वो मॉर्फी को बताती है कि स्काई क्रू ने डिसाइड किया है कि एक आदमी उन्हें नाइट ब्लड सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए चाहिए। इमोरी को ऐसा लगता है कि स्काई क्रू उसी को टेस्ट करेगा। मॉर्फी उसे शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन इमोरी अभी भी घबराई हुई है। कुछ देर बाद ये दिखाया जाता है कि क्लार्क ने शावर लेकर अपने आप को क्लीन कर लिया है। वो बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अचानक ही उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हुई महसूस होती है। वो अपनी गन उठाती है और जल्दी से ऑफिस के अंदर जाती है। उसे विंडो में एक छेद दिखाई देता है। मॉर्फी तभी वहां आता है और क्लार्क को शांत रहने के लिए कहता है। क्लार्क उसे वार्न करती है कि मेंशन के अंदर कोई घुस चुका है। इधर इमोरी किचन में से जल्दी जल्दी फूड इकट्ठा कर रही है। तभी एक आदमी आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन क्लार्क और मॉर्फी आकर उसे बचा लेते हैं। इमोरी उस आदमी से लगातार क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है और उस आदमी को मारना चाहती है। मॉर्फी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इमोरी अचानक ही उस आदमी से पूछती है कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। मॉर्फी उस आदमी को रस्सी से बांध देता है और फिर उससे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। इमोरी क्लार्क को बताती है कि अगर उन लोगों का क्वेश्चन पूछने का काम खत्म हो गया हो तो वो उस आदमी को मार डालेगी।
जंगलों में बेलेमी रोवर को चलाता हुआ आगे चलता जा रहा है। वो मार्क और पीटर से रेडियो पे बात भी करता जा रहा है। मार्क और पीटर के रेडियो सिग्नल्स बहुत ज्यादा वीक आ रहे हैं। बेलेमी उन लोगों को बचाने के लिए वहां पहुंचने वाला होता है, तभी उसकी रोवर मिट्टी में फंस जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। इधर केन बेलेमी को बताता है कि वो अब आगे नहीं जा सकता। बेलेमी अपना फ्रस्ट्रेशन स्टीयरिंग व्हील के ऊपर निकालता है। बेका के मेंशन में क्लार्क इमोरी के वोन्स को ठीक करती है। इमोरी फिर से कसम खाती है कि वो उस कैदी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने उसके परिवार के लिए बहुत ही गलत किया है। क्लार्क कहती है कि वो इमोरी की बातें समझ सकती है। इमोरी क्लार्क को बताती है कि उसे उसके क्लान से बहुत पहले ही निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन किसी को मारना कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इमोरी और क्लार्क जब बात कर रहे होते हैं तब मॉर्फी उस कैदी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर तभी इमोरी आ जाती है और उसके फेस पर जोरों से मारना शुरू कर देती है। क्लार्क इमोरी को ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि इमोरी उसे मार डालेगी। क्लार्क इमोरी को उसे मारने से रोकती है और उसे कहती है, अगर इसकी मौत होनी ही है तो क्यों ना हम इसे अपने नाइट ब्लड सॉल्यूशन के एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर लें। जंगल में ऑक्टेविया और इलियान मौजूद हैं। ऑक्टेविया इलियान से कोई बात नहीं करना चाहती। इलियान जबकि बार बार उसे बात करने के लिए उकसाता है, लेकिन ऑक्टेविया लगातार अपने नाइफ को ही शार्प किए जा रही है। इलियान ऑक्टेविया को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और ऑक्टेविया से उसकी कहानी जानना चाहता है, लेकिन ऑक्टेविया उसे चुप रहने के लिए बोलती है। ऑक्टेविया खुद अपने आप को ऐसे ट्रेन में भिगाने के लिए जाती है। वो अब आगे जीना नहीं चाहती, लेकिन इलियान उसके पीछे जाकर उसे किसी तरह से रोकता है और ऑक्टेविया को अंदर लाकर उसे किस करने लग जाता है। इलियान और ऑक्टेविया उस मोमेंट पे आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। बेका के लैब में एबी को दिखाया जाता है, जिसके की हाथ बुरी तरह से कांप रहे हैं। वो केन से बात करती है और केन उसे बताता है कि ब्लैक रेन आ चुकी है। वो एबी को कहता है कि उन्हें अब नाइट ब्लड सॉल्यूशन की सख्त जरूरत है। एबी उसे दिलासा देती है और कहती है कि हम इसका इलाज ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एबी ऐसा काम करने जा रही है जिससे करने का उसका मन बिल्कुल नहीं है। वो केन को कहती है कि वो एक जिंदगी के साथ इस ट्रीटमेंट का इलाज ढूंढने जा रही है। क्या वो इससे मर्डरर कहलाएगी? केन उसे कहता है कि वो नहीं जानता कि इसका क्या जवाब देना चाहिए। इधर बेलेमी मार्क और स्टीव से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। केन उसे बताता है कि वहाँ पर अब कोई नहीं है। बेलेमी को अपने ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऑक्टेविया के समेत कई लोगों को धीरे धीरे खो दिया है। केन उसे रेडियो पर सांत्वना देता है और उसे कहता है कि उसने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया है। जंगलों में ऑक्टेविया और इलियान दोनों सोकर उठते हैं और रियलाइज करते हैं कि तूफान अब थम चुका है। इलियान ऑक्टेविया को बताता है कि वो घर जा रहा है। ऑक्टेविया इलियान को जंगल में पकड़ लेती है और उसे अपने घोड़े पर आने के लिए कहती है। वो इलियान को घर ड्रॉप करने जाना चाहती है, जिसे इलियान एक्सेप्ट कर लेता है। बेका के लैब में हमें दिखाया जाता है कि एबी कैदी को नाइट ब्लड सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर रही है। पास ही खड़े रोन, क्लार्क और जैक्सन उसे वॉच कर रहे हैं। मॉर्फी और इमोरी भी ऐसा होते हुए देख रहे हैं। इमोरी मॉर्फी को धीरे से बताती है कि इस कैदी से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वो उसे नहीं जानती है। उसका बस ये प्लान था कि उसकी जगह किसी और को उस एक्सपेरिमेंट की जगह यूज किया जाए। एबी जैक्सन को रेडिएशन लेवल धीरे धीरे बढ़ाने के लिए कहती है। जैक्सन जैसे जैसे रेडिएशन लेवल बढ़ाता है, सभी खुश होने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक उस कैदी पर रेडिएशन को कोई भी इफेक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक ही रेडिएशन और हाई करने से वो आदमी खून की उल्टियां करता हुआ मर जाता है। इन लोगों का नाइट ब्लड सॉल्यूशन का टेस्ट फेल हो चुका है। आर्केडिया में जहाँ सभी लोगों को इकट्ठा करता है और ब्लैक रेन से मारे गए 18 लोगों का फ्यूनरल करता है। जैस्पर जंगल की तरफ निकल जाता है। बेलेमी जैस्पर के पीछे पीछे उस पर नजर रखने के लिए चला जाता है। फ्यूनरल के समय जहाँ नायला के बाजू में खड़ा हुआ है, उसे अचानक सुनाई देता है कि नायला बोल रही है, फ्रॉम द एशेज वी विल राइज। ये वो एक प्रेयर के समान बोल रही है। जहाँ को सेकेंड डॉन का फ्रेज याद आता है, जिसके कारण
वो एक ग्राउंडर के बनाए हुए बंकर को ढूंढने के लिए गया था। उसे लगता है कि सेकंड डॉन और बेका का कुछ रिलेशन जरूर है, जहां केन को इंदिरा के पास ले चलने के लिए कहता है, जिससे कि वो उसकी बेटी गाया से, जो कि अभी फ्लेम कीपर है, बात कर सके। बेका के लैब में इमोरी का झूठ सभी के ऊपर खुल चुका है, जिसके कारण मॉर्फी और इमोरी को सब लोगों ने लॉक कर दिया है। इमोरी को अभी भी डर है कि अब टेस्टिंग के लिए अगला नंबर उसका हो सकता है, क्योंकि वही उन सब में एक आउटसाइडर है, यानी कि वही अकेली ग्राउंडर है। इमोरी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और सभी की यही राय है कि अब इमोरी को ही अगले टेस्ट के लिए यूज किया जाना चाहिए। जंगल में जेस्पर बेलेमी को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग जब से धरती पर आए हैं उनका टाइमर चलना शुरू हो चुका है और उसे ऐसा लगता है कि हर वक्त क्लॉक टिक टिक करती जा रही है और कभी भी उनका अंत समय आ सकता है। जब वो दोनों वापस आर्केडिया पहुंचते हैं तब बेलेमी भी जेस्पर के साथ उनके नशे वाली ड्रिंक को पी लेता है। बेका की लैब में लूना अब अपना और बोन मैरो देने से मना कर देती है। रोन धीरे से उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। पॉलिस में जहां मॉन्टी और केन इंदिरा को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और उससे मुलाकात करते हैं। इंदिरा केन के चेहरे पर जोरों से पंच करती है। वो कहती है कि वो लोग असगेडा यानी कि आइस नेशन के साथ मिल चुके हैं। केन इंदिरा को एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ उसकी बेटी से बात करने के लिए आया हुआ है। इंदिरा केन के समझाने पर उन लोगों को गाया के पास लेकर जाती है। गाया उन सभी लोगों को बताती है कि सेकंड डॉन का जो सिंबल है वो उनका होली सिंबल है, क्योंकि ये उनकी फर्स्ट कमांडर बेका का सिंबल है, जो कि टेम्पल में है, लेकिन अभी टेम्पल आइस नेशन के कब्जे में है। केन इंदिरा को कहता है कि उसके पास आइस नेशन की दी हुई रोन की सील है और इसको दिखाकर वो कहीं भी जा सकता है। वहाँ पर असगेडा के कुछ लोग आते हैं। केन उन्हें बताता है कि उसे टेम्पल में जाने की जरूरत है। वो अपनी सील भी उन्हें दिखा देता है। आइस नेशन के लोग केन को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं, लेकिन इंदिरा ये सब पसंद नहीं करती। वो केन की गन उठाती है और वहाँ मौजूद सभी आइस नेशन के गार्ड्स को मार डालती है। केन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। इंदिरा केन को कहती है कि अगर टेम्पल के अंदर कोई बंकर है तो आइस नेशन के लोग उसके अंदर कभी नहीं जा पाएंगे, और आगे बढ़ जाती है। जहाँ और केन भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। वो सभी टेम्पल के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर गाया है। गाया उन्हें उस जगह का रास्ता दिखाती है जहाँ के खोदने पर वहाँ उन्हें एक साइन मिलता है, जहाँ को वहाँ पर एक लॉक दिखाई देता है, लेकिन उनके पास उसकी की नहीं है। बेका की लैब में इमोरी को रेडिएशन के टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करने ले जाया जा रहा है। एबी उसे इंजेक्शन लगाने में बहुत ज्यादा घबरा रही है। क्लार्क एबी के हाथ से इंजेक्शन ले लेती है और अपने खुद के इंजेक्ट कर लेती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। क्लार्क कहती है कि वो अपने आप को रेडिएशन की टेस्टिंग के लिए सौंप रही है। एबी ऐसा नहीं होने देना चाहती। एबी रेडिएशन चैम्बर को पूरी तरह से तोड़ देती है। पॉलिस में केन, जहां मॉन्टी, इंदिरा और गाया को की नहीं मिली है, वो हार चुके हैं। तभी मॉन्टी को एक आइडिया आता है। वो गाया से कहता है कि फ्रॉम द एशेज वी विल राइज। ये एक मोटो नहीं है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है। मॉन्टी सभी को कहता है कि फ्रॉम द एशेज वी विल राइज। जरूर इसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। जहाँ भी उसकी इस बात को सुनता है और अपने पास मौजूद चाबी को फ्लेम के साथ जोड़ देता है। चाबी एकदम से जलने लग जाती है और उसके ऊपर नंबर 12 लिखा हुआ दिखाई देने लग जाता है। जहां उस चाबी को की होल्डर में रखकर उसे टर्न करने लग जाता है। अब वो बंकर खुल चुका है। वो सभी उसके अंदर घुस जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सभी को उस बंकर के बारे में पता चल चुका है। मॉर्फी और इमोरी उस बंकर के बारे में बात करते हैं, जिसमें उन लोगों को अब 5 साल तक रहना होगा। इधर रेवन रॉकेट के ऊपर अभी भी टेस्टिंग कर रही है। वो इसको आगे भी टेस्टिंग करना चाहती है, लेकिन मॉर्फी रेवन को वार्न करता है क्योंकि ये उसके ब्रेन को डैमेज कर सकता है। रेवन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और दूसरे काम पर लग जाती है। मॉर्फी और इमोरी के उस रूम को छोड़ने के बाद रेवन फिर से रॉकेट के अंदर जाती है और उसे वहाँ पर बेका दिखाई देती है। बेका रेवन से पूछती है कि ग्राउंड के अंदर बने
बंकर में रहना कैसा होता होगा। बेका रेवन से पूछती है कि जब उसके पास इतना सुंदर और इतना परफेक्ट रॉकेट है तो वो क्यों जमीन के अंदर बने एक होल के अंदर रहना चाहती है। उसी वक्त रेवन को फिर से एक सीजर आ जाता है। इलियान और ऑक्टेविया की ओर हमें ले जाया जाता है जो कि अब फार्मिंग कर रहे हैं। ऑक्टेविया को ये सब यूजलेस लगता है। तभी वहाँ पर एक ग्राउंडर अंकारा इलियान के पास आती है। अंकारा इलियान को बताती है कि उसका क्लान ट्री क्रू के साथ मिलकर आइस नेशन के खिलाफ लड़ाई करने जा रहा है। इलियान उसे ज्वाइन करने से मना कर देता है और अंकारा को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। ऑक्टेविया इलियान और अंकारा की सभी बातों को सुनती है और इलियान से पूछती है कि क्या वो भी एक वॉरियर है। इलियान उसे कहता है कि जब दुनिया खत्म होने वाली है तो ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आर्केडिया में जहाँ सभी को अपने सेकंड ऑन बंकर की खोज के बारे में बताता है और वो सभी को अपनी चीजें पैक करने के लिए कहता है क्योंकि अब वो लोग सुबह होते ही बंकर की ओर रवाना हो जाएंगे। बेलेमी मॉन्टी के पास जाता है और उसे बताता है कि चलो कोई आशा की किरण तो मिली। जेस्पर ड्रिंक करके अपने सभी साथियों के साथ जहाँ की सभी बातों को नजरअंदाज करता है। पॉलिस के बाहर एबी क्लार्क से बात करती है और उसे बताती है कि इंद्रा सेकंड डॉन बंकर के बारे में जानती है। वो ये भी बताती है कि ट्री क्रू और स्काई क्रू दोनों में समझौता हो चुका है और वो दोनों मिलकर बंकर को शेयर करेंगे क्योंकि ट्री क्रू के लोगों ने आइस नेशन के साथ बंकर को शेयर करने से मना कर दिया है। रोन केन के पास आता है और देखता है कि ट्री क्रू के कुछ गार्ड्स उसके पास आ रहे हैं। केन रोन को रिलैक्स करने की कोशिश करता है लेकिन रोन अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी पीछे से इको तीर चलाकर उन ट्री क्रू सोल्जर्स को मार डालती है और रोन का वेलकम करती है। रोन और इको क्लार्क और सभी स्काई क्रू के लोगों को कैद कर लेते हैं। कुछ देर बाद रोन और इको क्लार्क के पास आते हैं। रोन क्लार्क से बात करना चाहता है। रोन क्लार्क की रस्सियों को काट देता है और उसका समय से वार्न करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। क्लार्क रोन को बताती है कि आइस नेशन ने पूरे टेम्पल को चारों ओर से घेर लिया है। अब उन लोगों को पीछे हटना पड़ेगा जिससे कि ये लोग अंदर घुस सकें। क्लार्क रोन से कहती है कि वो इंद्रा के साथ मिलकर कोई न कोई समझौता कर ले जिसे रोन मान जाता है। आर्केडिया में हार्पर और मॉन्टी आपस में बात करते हैं। हार्पर इन सब लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। मॉन्टी उसे भरोसा दिलाता है कि बंकर के अंदर वो सभी सेफ रहेंगे और अब आगे लड़ाई नहीं होगी। हार्पर मॉन्टी की बातों से अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। वो बार की ओर जाती है और जेस्पर से एक ड्रिंक ले लेती है। जेस्पर उससे पूछता है कि क्या वो उसे गुड बाय करने के लिए आई है। हार्पर कहती है कि वो कहीं नहीं जा रही है। तभी वहाँ पर जहाँ आता है और उन सभी को कहता है कि वहाँ से सभी का जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ के वहाँ से जाने के बाद जेस्पर वहाँ मौजूद सभी लोगों को कन्विंस करता है कि उन लोगों का ग्रुप यहीं रहेगा और आर्केडिया छोड़कर अब कहीं नहीं जाएगा। बेका की लैब में रेवन अभी भी बेका की इमेज से बात कर रही है। इमोरी वहीं खड़ी है। उसे ऐसा लगता है कि रेवन अपने आप से बात कर रही है। बेका रेवन को कहती है कि वो उसके रॉकेट को लेकर स्पेस में चली जाए और यहाँ पर लौट कर ना आए। ये सब उसके ब्रेन में ट्रांसफर हो चुके कोड्स के कारण हो रहा है। रेवन बेका से पूछती है कि क्या वो स्पेस में वॉक कर सकती है क्योंकि अब उसका ब्रेन ये सब चीजों की इजाजत नहीं दे रहा है। इमोरी के पास उसी वक्त मॉर्फी आ जाता है। इमोरी मॉर्फी के सामने चिंता बताती है कि अभी तक स्काई क्रू के कोई भी लोग उन्हें लेने के लिए नहीं आए हैं। मॉर्फी उसे कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग लाइट हाउस वाले बंकर में रह सकते हैं। इमोरी के ये कहने पर कि वहाँ खाना नहीं है, मॉर्फी उसे हंसकर कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसी के भरोसे वो लोग वहाँ पर रह लेंगे। पॉलिस में क्लार्क टेम्पल में आती है और गाया से मिलती है। गाया उसे वानहेडा कहकर बुलाती है। गाया क्लार्क से नाराज है क्योंकि क्लार्क ने फ्लेम को रोन को दे दिया था। रोन और क्लार्क बंकर में घुसते हैं। इंद्रा भी उनके पीछे पीछे बंकर में घुसती है। वहाँ पर ट्री क्रू के लोग मौजूद हैं। रोन और इंद्रा आपस में लड़ने लग जाते हैं। क्लार्क उन्हें ऐसा करने से रोकती है और उन्हें बताती है कि रेडिएशन अब बस करीब ही आ चुका है। रोन और इंद्रा उसकी परवाह नहीं करते और आपस में लड़ते रहते हैं। क्लार्क उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है। क्लार्क उन्हें रुकता हुआ न देखकर गाया के पास आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि गाया के पास ही अब फ्लेम है। गाया क्लार्क को बताती है कि उनकी लड़ाई को एक कमांडर ही रोक सकता है और वो कमांडर अब एक नाइट ब्लड ही बन सकता है। क्लार्क अपने हाथ को काटकर
गाया को दिखाती है कि उसका भी ब्लड ब्लैक है और वो अब एक नाइट ब्लड है। क्लार्क गाया को कहती है कि वो फ्लेम को उसके अंदर इंसर्ट करके उसे कमांडर बना दे। आर्केडिया में बेलेमी को जैस्पर के वहीं रुकने के बारे में पता चलता है। वो उससे बात करने के लिए जाता है, लेकिन जैस्पर आर्केडिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने हाथ पर लिखा हुआ DNR बेलेमी को दिखाता है। ये उसने अपना खुद का ग्रुप बना लिया है, जिसमें इस ग्रुप के लोग आर्केडिया को छोड़कर उस बंकर में नहीं जाना चाहते, जहाँ उन सभी को डराता है कि उसने एक टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है, जो कि उसके जाने के बाद यहाँ एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन जैस्पर उसकी इस बात से नहीं डरता और वो म्यूजिक को और लाउड कर देता है। तब जहाँ उन सभी को वहीं छोड़कर जाने के लिए एग्री हो जाता है। मोंटी को जहाँ का ये डिसीजन पसंद नहीं आता, जबकि जहाँ कहता है कि जो लोग खुद बचना नहीं चाहते उन्हें बचाने का कोई भी फायदा नहीं है। इलियान के फार्म पे अंकारा वापस लौट कर आती है। उसके साथ अब उसके क्लान के बाकी लोग भी हैं। वो सभी लोग ऑक्टेविया से लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो ऑक्टेविया पे अटैक करने वाले होते हैं, ऑक्टेविया अपने बचाव के लिए उनसे लड़ना शुरू कर देती है। अंकारा उन सभी को ऑक्टेविया को मार देने के लिए कहती है, लेकिन ऑक्टेविया गार्डनिंग के ही औजार से उन लोगों से लगातार लड़ती हुई जाती है और सभी को मार गिराती है। इलियान बहुत हैरानी से ऑक्टेविया को देखता है। तब ऑक्टेविया उसे कहती है कि वो ऐसी ही है और वहाँ से चली जाती है। पॉलिस में रोन इको के साथ वॉर की स्ट्रेटेजी डिस्कस करता है। उसी समय असेंशन कॉल के हॉर्न बजने की आवाज आती है। इको और रोन को महसूस होता है कि नया कमांडर कौन हो सकता है। इको रोन से वहाँ जाकर उसे रोकने की इजाजत मांगती है। वह रोन से कहती है कि नया कमांडर उन लोगों के लिए सही साबित नहीं होगा। वो सभी एसेंशन वाली जगह पर पहुंचते हैं, जहां पर गाया क्लार्क के साथ फ्लेम इंसर्ट करने की सेरेमनी शुरू करने वाली होती है। इंदिरा क्लार्क को नया कमांडर मानने से इनकार कर देती है, लेकिन गाया उसका हाथ काटकर उसका ब्लड सभी को दिखाती है और बताती है कि वो एक नाइट ब्लड है। ये देखकर सभी उसे अपना नया कमांडर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गाया जैसे ही उस चिप को क्लार्क के अंदर इंसर्ट करने वाली होती है, तभी रोन आकर उसे रोक देता है। रोन सभी को बताता है कि क्लार्क नाइट ब्लड लूना के बोन मैरो से बनी है, इसीलिए वो कमांडर नहीं बन सकती है। रोन सभी को सजेस्ट करता है कि अब उन्हें एक फाइनल कॉन्क्लेव कर लेना चाहिए, जहां पर एक आखिरी युद्ध होगा और हर क्लान से एक चैंपियन लड़ने के लिए आएगा और जो क्लान जीतेगा वही क्लान सेकेंड डॉन बंकर के अंदर जाएगा। इंदिरा इसके लिए राजी हो जाती है। रोन क्लार्क से पूछता है कि क्या वो लड़ने के लिए तैयार है। आर्केडिया में जहाँ और बेलेमी सभी लोगों को सेकेंड डॉन बंकर की ओर लेकर जाने वाले हैं। बेलेमी फिर से जैस्पर और हार्पर के पास जाता है और उन्हें फिर से कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो लोग बंकर तक जाने के लिए अपने डिसीजन को चेंज कर लें, लेकिन वो वहीं रुकना चाहते हैं। बेलेमी उन सबको हक करता है और उन्हें गुड बाय कहता है। हार्पर उसी वक्त बार के पास आती है और वहाँ उसे मोंटी दिखाई देता है। मोंटी हार्पर को बताता है कि उसने वहाँ रुकने का डिसीजन नहीं लिया है, वो सिर्फ इसीलिए यहाँ रुका हुआ है जिससे कि अगर उन लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाए तो वो उन लोगों की मदद कर सके। वो हार्पर को किस करता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। बेका की लैब में जैक्सन और मिलर इमोरी और मॉर्फी को लेने आ चुके हैं। मॉर्फी रेवन के पास उसे बुलाने के लिए जाता है। रेवन मॉर्फी को कहती है कि वो यहाँ से अब कहीं नहीं जा रही, वो यहीं रहकर मरना चाहती है। मॉर्फी को वहीं एक और रखा हुआ स्पेस सूट दिखाई दे जाता है। वो रेवन से पूछता है कि क्या उसका इरादा स्पेस में जाने का है। रेवन मॉर्फी से बदले में पूछती है कि क्या वो जानता है कि हर समय दर्द में रहना कैसा होता है। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में आखिरी बार स्पेस में वॉक करना चाहती है। रेवन मर्फी को कहती है कि वो सबको बता दे कि उसने अपने आप को खुद ही अंतरिक्ष में फ्लोट करवा दिया। वो मॉर्फी को हक करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। रेवन के सामने उसी वक्त बेका आ जाती है और रेवन को दोबारा काम पर लगने के लिए कहती है। पॉलिस में क्लार्क और बेलेमी फाइनल कॉन्क्लेव के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेलेमी को इस तरह के कॉन्क्लेव का इस मोमेंट पे कोई भी फायदा नजर नहीं आता, लेकिन क्लार्क इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर ऑक्टेविया एक घोड़े पर बैठकर आती है और सभी को बताती है कि वो इस लड़ाई के लिए यहाँ पर आई